गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि छूट गया था, या ये बोल सकते हो कि मैंने सोचा कि इसका आंसर शायद आपको पता होगा, इसलिए मैंने उसको इलेबोरेट नहीं किया। खैर, क्वेश्चन ये है कि मेमोरी एम्पुला इज़ कनेक्टेड टू एक्स थ्रू विच मिल्क इज़ सक्ड आउट। दिस एक्स डक्ट इज़ नोन एज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी मेमोरी एम्पुला जो है, अगर वो कनेक्टेड है किसके साथ, एक्स के साथ, और एक्स से क्या किया जाता है, मिल्क को सक कर लिया जाता है, दैट मीन्स खींच लिया जाता है, तो इस एक्स डक्ट का नाम क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको मेमोरी ग्लैंड के बारे में, जो बच्चे अभी बोर्ड एग्ज़ाम में प्रिपेयर होने वाले हैं और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए एक ये रिवीजन वीडियो की तरह होगा। तो जो मेमोरी ग्लैंड होती है, इन मैमल्स में बात करें या यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पर्सनली इन ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। ह्यूमंस में क्या होती है, जो मेमोरी ग्लैंड होती है वो अब सभी को पता होगा पेयर्स में होती है, ठीक। और मेमोरी ग्लैंड बनी किससे होती है, ग्लैंडुलर टिश्यू प्लस वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट से, ठीक। ग्लैंडुलर टिश्यू प्लस वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट से वो बनी हुई होती है, ठीक है। यहाँ तक होगा केवल। जो मेमोरी ग्लैंड होती है फर्दर फिर वो डिवाइड होती है 15 से 20 मेमोरी लोब्स में। जो मेमोरी ग्लैंड होती है वो 15 से 20 मेमोरी लोब्स में वो डिवाइड होती है। प्रत्येक मेमोरी लोब में क्या होता है, क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई होता है, दैट मीन्स एल्वियोलाई के गुच्छे होते हैं। एल्वियोलाई आपने लंग्स में भी पढ़ा होगा, तो छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। तो जो 15 से 20 जो मेमोरी लोब होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, क्लस्टर्स ऑफ एल्वियोलाई पाए जाते हैं। जो एल्वियोलाई होता है उसी में क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ मिल्क या फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क का निर्माण इसी एल्वियोलाई के अंदर ही होता है। फिर मिल्क क्या होता है, इस एल्वियोलाई में बनने के बाद उसको भेज दिया जाता है मेमोरी टिब्यूल्स में, ठीक। मेमोरी टिब्यूल्स मतलब हर एक एल्वियोलाई जो होता है वो मेमोरी टिब्यूल्स के साथ जुड़ा होता है। फिर मेमोरी टिब्यूल्स आपस में एक साथ मिलके जो मिल्क होता है उसको वो कहाँ सिक्रीट करते हैं, तो मेमोरी डक्ट्स में फिर मिल्क को सिक्रीट कर दिया जाता है। मतलब मेमोरी टिब्यूल्स जो होता है वो जुड़ा होता है मेमोरी डक्ट से। फिर मेमोरी डक्ट से बहुत सारे मेमोरी डक्ट्स फिर किसके साथ जुड़े होते हैं, मेमोरी एम्पुला के साथ वो जुड़े होते हैं। मेमोरी एम्पुला मिलकर फिर किसके साथ माने ये मिलकर फिर किसके साथ जुड़े होते हैं, तो ये जुड़े होते हैं लैटिसिफेरस डक्ट में। और लैटिसिफेरस डक्ट से लास्ट में क्या होता है, मिल्क इज सक्ड आउट हो जाता है। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा लैटिसिफेरस डक्ट। जब आप एनसीईआरटी का डायग्राम भी देखोगे ना इसके साथ, तो आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था रागिनी पाठक के द्वारा। तो क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग रीजनरेशन मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन इज नोन एज। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इपीमॉर्फोसिस होगा। देखो ये जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्चुअल में ये भी रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ही आता है, ये सारे टॉपिक्स रीजनरेशन का। लेकिन ये सब जो टॉपिक है ना, मैंने देखा कि 1999 में 2001 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप 2015 से क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करो, क्योंकि ये सब बहुत ही पुराने सिलेबस से क्वेश्चन है और बहुत सारी चीज़ें आपके सिलेबस में अब है भी नहीं। पर चूँकि ये सारे बायोलॉजिकल टर्म हैं तो इनको भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है कि मार्फोजेनेसिस क्या होता है। मार्फोजेनेसिस इज़ ए सिंपल बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ए बॉडी फॉर्मेशन और बॉडी टाइप फॉर्मेशन। मतलब बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है, शरीर का जो निर्माण होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्फोजेनेसिस। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन, मतलब एक ऑर्गन से अगर किसी दूसरे ऑर्गन का निर्माण हो जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो मार्फोजेनेसिस तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि मार्फोजेनेसिस में तो पूरे बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा है इपीमॉर्फोसिस। इपीमॉर्फोसिस में क्या होता है, ड्यूरिंग रीजनरेशन मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन, मतलब एक ऑर्गन अगर दूसरे ऑर्गन में बदल जाए ड्यूरिंग रीजनरेशन के समय। तो जैसे वन ऑर्गन मतलब एक ऑर्गन अगर अदर ऑर्गन में अगर उसका मतलब डेवलपमेंट हो जाए, विकास हो जाए किसी स्टिमुलस के कारण, किसी उत्प्रेरक के कारण, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इपीमॉर्फोसिस। दूसरा क्या है,
दूसरा है आपका मॉर्फोलेक्सिस। ये क्या होता है? रीजनरेशन ऑफ टिश्यू। सपोज करो बॉडी में कोई एक टिश्यू है जिसकी की डेथ मतलब वो अगर डेड टिश्यू है या उसको गहरी कोई इंजरी लगी हुई है और उस इंजर्ड टिश्यू या उस डेड टिश्यू का फिर से अगर रीजनरेशन हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? मॉर्फोलेक्सिस बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है? नेक्स्ट टर्म है आपका एक्रिशनरी ग्रोथ। एक्रिशनरी ग्रोथ क्या होता है? द काइंड ऑफ ग्रोथ इन विच अनडिफ्रेंशिएटेड रिजर्व सेल गेट डिफ्रेंशिएटेड। मतलब ये इस प्रकार का एक ग्रोथ है, एक विकास है जिसमें जो अनडिफ्रेंशिएटेड रिजर्व सेल्स होते हैं अगर वो डिफ्रेंशिएट करने लगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्रिशनरी ग्रोथ। एक्रिशनरी ग्रोथ का मैंने यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है कि ग्रोथ ड्यू टू माइटोटिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिजर्व सेल अकरिंग इन स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ बॉडी। मतलब कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि माइटोटिकली क्या हो जाते हैं, अब उनमें डिवीज़न नहीं होता है, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंस अगर ऐसे हो जाए, अगर उनमें माइटोटिक मल्टीप्लिकेशन होने लगे उन रिजर्व सेल में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्रिशनरी ग्रोथ। कुछ और ग्रोथ है जो कि आपको जानना ज़रूरी है। ऑक्जेंटिक ग्रोथ क्या होता है? अगर सिर्फ सेल साइज़ में इंक्रीज़ हो तो उसको हम बोलते हैं ऑक्जेंटिक ग्रोथ। मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ क्या होता है? इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ सेल। मतलब अगर नंबर ऑफ सेल्स का अगर क्या हो उसमें अगर इंक्रीज़ हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन इपीमॉर्फोसिस कैसे वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इपीमॉर्फोसिस का मतलब ही होता है कि अगर रीजनरेशन हो जाए एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन में तो उसी को बोलते हैं इपीमॉर्फोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? द प्रोसेस ऑफ सीरीज ऑफ चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड। तो इस कॉल्ड क्या होगा? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का ये जो टर्म है ये आपने बहुत बार सुना होगा, और अगर इसकी डेफिनेशन मैं आपको देना चाहूँ तो मेटामॉर्फोसिस कैसे एनिमल्स में होता है? जिसमें कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है लार्वा से एडल्ट में। अच्छा, जिस भी ऑर्गेनिज्म में लार्वा पाई जाती है उसको हम बोलते हैं कि उसका डेवलपमेंट क्या है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट उसमें हुआ है। ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस का यही डेफिनेशन ही होता है कि लार्वा से अगर एडल्ट में किसी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। फॉर एग्जांपल आपका फ्रॉग, पोरीफेरा के जो एनिमल्स है उसमें लास्ट में लिखा रहता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है? कि लार्वा से उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। रीजनरेशन का मतलब क्या है? कि कोई अगर बॉडी पार्ट कट गया है या टूट गया है और उस बॉडी पार्ट से पूरी एक होल ऑर्गेनिज्म का अगर निर्माण हो जाए तो उसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। ग्रोथ क्या होता है? सेल जब डिवाइड करती है और जब मतलब सेल के साइज़ में अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ग्रोथ। एजिंग क्या हो रहा है? कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन अगर स्टॉप हो जाए तो उसको हम बोलते हैं एजिंग का प्रोसेस बोलते हैं, जिसको कि सीनेशन का प्रोसेस भी बोला जाता है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस थे जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चंस हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि जब आप मुझसे इस तरह से क्वेश्चंस पूछते हो तो प्लीज़ पढ़ते रहो और इसी तरह से अपने क्वेश्चंस को ग्रुप में डाल के पूछते रहो। अगर किसी और दूसरे को भी सोल्यूशन इसका देना है तो वो भी प्लीज़ अपना वीडियो बना के आप लोग दीजिए। फ़िलहाल मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि आप लोग एक लिस्ट बना के दो, दोनों मतलब दोनों तभी 12th क्लास के ही आप लोग हो ना, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और डायरेक्ट डेवलपमेंट उसमें कौन कौन से फाइलम आते हैं। फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में कौन कौन से फाइलम आते हैं और डायरेक्ट डेवलपमेंट में कौन कौन से फाइलम आते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स प्लीज़ आप लिखो और उसको लिख के पोस्ट करो। थैंक यू।